गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है अभी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो भैया रीजनिंग 10 मिनट शो में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, इस 10 मिनट शो में रेगुलर बेसिस पर मैं आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ और बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन हम लोग करने लग रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट टाइप के। जो हमारे लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कराने लग रहे हैं। एक क्यूब को 64 बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कम से कम कितने कट लगाने होंगे? देखो, 64 अगर आपको छोटे छोटे घन बनाने हैं तो कम से कम कितने कट हमें लगाने होंगे? आप लोग जानते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं एन क्यूब। अगर एन क्यूब की वैल्यू 64 है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे वो 4 होंगे। अगर 4 पार्ट्स बनाने हैं हमें एक सतह के, है ना, एक भुजा के 4 हिस्से करने हैं, तो कट कितने लगेंगे? कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से एक कम लगते हैं, यानी कि कट लगेंगे 3। और ये जो 3 कट हैं ये क्यूब में 3 साइड से लगते हैं, तो 3 इंटू 3, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 9। 9 कट होंगे तब जाके हमें 64 स्मॉलर क्यूब्स मिलेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि 64 छोटे छोटे घन का मतलब है एन की वैल्यू 4 है, यानी कि 4 पार्ट्स बनेंगे। और 4 पार्ट्स बनते हैं जब हम कट लगाते हैं 3, लाइक दैट। देखो, ये 3 कट मैंने लगाए तो ये 4 हिस्सों में बट गया, लेकिन ये स्मॉलर क्यूब्स नहीं बने। स्मॉलर क्यूब्स तब बनेंगे जब ये 3 कट 3 साइड से लगेंगे। 2 साइड से लग गए और ये तीसरी साइड से मैंने लगा दिए। तो जब मैंने 3 साइड से 3 कट लगा दिए तब जाके टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब बनेंगे मेरे 64। आप देख सकते हो, 4 इंटू 4, 16, 16, 16, 16। तो 64 टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैं यहाँ पर, है ना। कट कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9। नेक्स्ट, इनमें से एक ऑड वन आउट छांटना है। विंटर, समर, ऑटम, क्लाइमेट। हम जानते हैं विंटर, समर, ऑटम, ये सारी की सारी ऋतुआं ऋतुएं हैं। ठीक है, ये ऋतु है। आई थिंक ये शरद है, ये ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, और ये विंटर को, है ना, सर्दी को क्या बोलते हैं भाई? तो ये तीनों आई थिंक देख लेना, चार चार होती है ना, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, 3 3 महीने की 4 ऋतुएं होती हैं। क्लाइमेट का पार्ट है तो क्लाइमेट सबसे अलग हो गया हमारा, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कैंडिडेट की आईडी है, 13 डिजिट का नंबर है। आईडी जो है 13 डिजिट का नंबर है। इसका स्ट्रक्चर नॉन स्टैंडर्ड होता है। पहले 3 डिजिट साल के होते हैं, अगले 2 डिजिट बैच के होते हैं। सेंटर कोड पूरी आईडी के 6वें, 9वें और 12वें डिजिट को लेकर बनता है सेंटर कोड। तो कैंडिडेट की आईडी ये है, इसका सेंटर कोड क्या होगा? तो सेंटर कोड बनेगा छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा नवा 7 8 9 और 12, 10 11 12, यानी कि 415। 415, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेंटर कोड है 415। यहाँ पर जो रिलेशन है वो टी और वी के बीच में है। जब मैं टी से वी के बीच में रिलेशन निकालता हूँ तो बेटा इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि टी और वी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल ये भी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल ये भी नहीं है। लेकिन हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इन दोनों कंक्लूजन को मिला दिया जाए तो डेफिनेट रिजल्ट हमारा बन जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करेंगे वो ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो चूज करेंगे, क्योंकि t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v का मतलब ही ये है, ईदर t इज ग्रेटर देन v और t इज इक्वल टू v, ईदर t इज ग्रेटर देन v और t इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे ईदर और चूज करेंगे, ना कि नीदर नॉर। चलिए साहब, सम टीचर्स आर नॉट लेजी। अगर मैं टीचर्स और लेजी की बात करता हूं तो बेटा, है ना, रिसर्चर और रिसर्चर आपस में कट गया। ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे टीचर्स की वैल्यू 50 है और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 100 होती है। तो मैं रिजल्ट बनाऊंगा सम टीचर्स आर नॉट लेजी। डेफिनेटली सम टीचर्स आर नॉट लेजी, यानी कि कुछ शिक्षक आलसी नहीं है, 100% ट्रू है। लेकिन ये जो दूसरा कंक्लूजन है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑल टीचर्स आर नॉट लेजी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे जो टीचर्स है उसकी वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पे जो टीचर है, शिक्षक है, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू 100 है। इसलिए ये कंक्लूजन क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये एक स्पेशल केस है, ऑल नॉट। बेसिकली ऑल नॉट जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है सम नॉट को। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि सभी शिक्षक आलसी नहीं है, जब हम बोलते हैं कि सभी शिक्षक आलसी नहीं है,
जब हम बोलते हैं सभी शिक्षक आलसी नहीं है, उसका प्राइमरी मीनिंग पता है क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि कुछ शिक्षक आलसी नहीं है। क्योंकि कुछ शिक्षक आलसी नहीं है तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया सभी शिक्षक आलसी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जो सभी है ना, इसकी वैल्यू बेसिकली 50 ही है। इसकी वैल्यू 50 ही है, आलसी की वैल्यू 100 है। तो बेटा सभी, कुछ शिक्षक आलसी नहीं है, सभी शिक्षक आलसी नहीं है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है कि कुछ शिक्षक आलसी नहीं है। तो जो ऑल नॉट या ऑल कैन नेवर भी होता है, ये सम नॉट को ही रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, ये दोनों सेम सेंटेंस है, ये दोनों क्या है? सेम सेंटेंस है। तो यहाँ पर दोनों ही कंक्लूजन हमारे 100% ट्रू होंगे। और जैसे कि आपको पता है, करियर विल एप्लीकेशन पर आ चुका है एसएससी प्रथम बैच, धमाकेदार बैच है। राकेश सर खुद मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको अभिनय सर के साथ इस बैच में। एक महिला एक आदमी को अपनी माँ, महिला की मम्मी, मम्मी के भाई होते हैं मामा, मामा का बेटा, मामा का बेटा कजन, तो यानी कि सॉरी, मामा का बेटा कजन, कजन बता रही है उस, तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है? कजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये घन का क्वेश्चन है ना। रंग वाई ओ बी आसन्न चेहरे हैं, आसन्न से ओके, आसन्न है, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। आई जी वाई एक दूसरे के आसन्न है, बी जी वाई आसन्न चेहरे हैं, ओ वी बी आसन्न चेहरे हैं, है ना। रंग वाले चेहरे के विपरीत रंग का रंग कौन सा? ये क्वेश्चन, विच इज द कलर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस कलर्ड विद ओ। ओके, ओ का मतलब है ओ रंग वाले, ओ रंग वाले चेहरे के विपरीत चेहरे का रंग कौन सा होगा? ओ के विपरीत क्या है? अच्छा, क्या ओ के विपरीत कभी वी और बी हो सकता है? सर ओ वी और बी आसन्न चेहरे हैं, तो यानी कि ओ के अपोजिट ना तो कभी वी होगा ना बी होगा। तो वी को भी ऑप्शन में से हटा दो और बी को भी ऑप्शन में से हटा दो, क्योंकि जो एडजेसेंट सरफेस होती है वो अपोजिट नहीं जा सकती। तो ओ के अपोजिट ना तो वी है ना बी है। अच्छा, वाई जो है, ओ और वी दोनों तीनों आसन्न चेहरे हैं, तो ओ के अपोजिट कभी ना तो वाई हो सकता है ना बी हो सकता है। बी तो हटा ही दिया, वाई भी हट गया यहाँ से। सर ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन अब देखो सॉल्व कैसे होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करूं, पहले और चौथे का, देखो वाई ओ वी ये एडजेसेंट सरफेस है, और ओ वी बी ये एडजेसेंट सरफेस है। तो हम टू कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? दो कॉमन को हटा दो और जो बच गए डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो वॉयलेट के अपोजिट 100% क्या होगा? वॉयलेट के अपोजिट 100% येलो होगा, येलो के अपोजिट वॉयलेट होगा। अच्छा, अगर मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूं, आई जी वाई और बी जी वाई, फिर से टू कॉमन ट्रिक लगाओ, जी वाई हटा दो, तो हमें पता चल गया 100% आई के अपोजिट बी है और बी के अपोजिट आई। तो ये जो ओ बचा है ये किसके अपोजिट होगा? सर ओ डेफिनेटली अपोजिट होगा जी के। तो आई के अपोजिट बी होगा और बी के अपोजिट आई होगा, तो ओ डेफिनेटली अपोजिट किसके होगा? ओ डेफिनेटली अपोजिट होगा जी के। तो इस क्वेश्चन को हम टू कॉमन ट्रिक से बना सकते थे। और देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है मेरे भाई, यूपीएससी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ये हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम किसी ना किसी, कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ होता है। बट मैंने आपको दिखा दिया और आपने देख भी लिया कि ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बट यूपीएससी से मतलब ये नहीं है कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने हटा दिया टैग। क्योंकि लोगों को लगता है कि सर ये तो यूपीएससी का है, इसका हमारे एग्जाम से क्या लेना देना, सर ये तो रेलवे का है, इसका हमारे एग्जाम से क्या लेना देना। जबकि रीजनिंग में सारे क्वेश्चन इधर से उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए हमें, है ना, एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन से फर्क पड़ता है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो ये क्वेश्चन टू कॉमन ट्रिक से हो सकता है। जी वाई को हटा दो, आई के अपोजिट बी है ना। ओ बी को हटा दो, वी के अपोजिट वाई है। तो बाई डिफॉल्ट बचा क्या? ओ और जी। तो ओ के अपोजिट जी होगा, जी के अपोजिट ओ होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आप शहर की डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम के हेड हैं। भाई साहब, शहर में अगर कोई आपदा आ रही है तो आप उस टीम के हेड हो।
अब हुआ क्या है, अचानक आई तेजी से बढ़ती बाढ़ के दौरान आपकी टीम के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से आपको पहले एक रिटायरमेंट होम खाली कराना होता है। मतलब एक रिटायरमेंट होम है जहां बुजुर्ग, अगर रिटायरमेंट होम है इसका मतलब वहां पे कौन रह रहा है, बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, और बाढ़ आ गई है बहुत तेजी से, तो आपको क्या जाना है, उन बुजुर्गों को रेस्क्यू करने जाना है। लेकिन रिटायरमेंट होम के पास मौजूद एक बड़े हॉस्पिटल में तुरंत बहुत बुरी तरह बिजली चली जाती है, जिसके लिए आपको अपनी कम रेस्क्यू बोट को दूसरी जगह भेजकर लाइफ सपोर्ट पर मौजूद मरीजों को बचाना पड़ता है। आपके पास एक समय में सिर्फ एक ही जगह के लिए जरूरी रिसोर्सेस हैं। अब आपका क्या फैसला होगा? या तो तुम बेटा रिटायरमेंट होम भेजो अपनी टीम को, या तुम अपनी टीम को हॉस्पिटल भेजो जो वेंटिलेटर पे मरीज है, वहां अचानक से लाइट चली गई। सर ऑब्वियस सी बात है कि हम तुरंत की तुरंत कहाँ भेजेंगे अपनी टीम को? हॉस्पिटल भेजेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर है, सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर है। कोई भी फैसला लेने से पहले हॉस्पिटल में संपर्क करेंगे, इतनी देर में तो मामला खराब हो जाएगा। नाव को दोनों दोनों जगह पे तो नहीं भेज सकते, इसकी जगह हम हॉस्पिटल भेजेंगे सबसे पहले। चलिए साहब, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कम से कम 50% मार्क के साथ मार्केटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होनी चाहिए, 21 साल से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। रवि रवि 27 साल का है, यानी कि उसकी एज कंप्लीट है। उसके पास 53% मार्क्स हैं, किसमें? मार्केटिंग में डिग्री है, यानी कि ये भी क्राइटेरिया कंप्लीट है, एज का भी क्राइटेरिया कंप्लीट है। वह सोशल मीडिया मार्केटिंग जानता है। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग जाननी चाहिए उसको, लेकिन लेकिन उसे डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की भी जानकारी उसको होनी चाहिए, लेकिन रवि को सोशल मीडिया की जानकारी है, डिजिटल मीडिया की जानकारी नहीं है। तो क्या रवि अयोग्य है क्योंकि उसकी डिग्री? बेटा डिग्री की वजह से अयोग्य नहीं है। रवि उम्र के कारण अयोग्य नहीं है, क्योंकि डिग्री और उम्र तो उसकी पूरी है। सिर्फ क्या अधूरा है? डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी नहीं है। अब रवि एलिजिबल है, लेकिन उसे डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग की जरूरत है। रवि डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी की कमी के कारण योग्य नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एलिजिबल कैसे होगा? एलिजिबल तो तब होगा ना जब पहले डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी होगी। तो बेसिकली वो एलिजिबल है नहीं। क्यों नहीं है एलिजिबल? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी की कमी है। क्लास में पी की रैंक ऊपर से 15 है, पी की रैंक ऊपर से 15 है, क्यू की रैंक नीचे से 20वीं है। इनके बीच में, पी और क्यू के बीच में 10 बच्चे हैं। तो क्लास में ज्यादा से ज्यादा, देखो ज्यादा से ज्यादा के लिए दोनों को अलग अलग बैठाया जाता है। इनके बीच में 10 बच्चे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा के लिए दोनों अलग अलग हैं। तो 15 और 10 25, 25 और 20 खत्म। सीटिंग अरेंजमेंट मेथड से कर दो, रैंकिंग मेथड की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स क्या बनेंगे? याद है मिनिमम और मैक्सिमम? तो बेटा जब 9 बार काटोगे, जब 9 बार काटोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पार्ट्स बनेंगे? मिनिमम 10 पार्ट्स बनेंगे। और मैक्सिमम कितने पार्ट्स बन सकते हैं? मैक्सिमम के लिए किसी भी घन को बेटा हम 3 साइड से इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर 9 बार काटोगे तो 3 कट एक तरफ, 3 कट एक तरफ, 3 कट एक तरफ। और जब 3 कट लगाएंगे तो नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे 4। तो 4 का क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होते हैं 4 क्यूब। तो 10 तो बनेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स, और मैक्सिमम पार्ट्स कितने बनेंगे? मैक्सिमम पार्ट्स बनेंगे 64। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन जो दिया था ना होमवर्क, उसका डाउट है, उसका आंसर है। ठीक है, चलिए शुक्रिया।